Hello everyone. My name is Ranjana Yadav from Divakar Education Hub. दिवाकर एजुकेशन हब में आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी स्टडी नोट्स इंग्लिश या हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किए जाते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो पहले इसका परिचय देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। भारत का इतिहास किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। कौन सी सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये जानते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहले जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी, तो सबसे पहले जो क्षेत्र खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। और कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, जिसके कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर आता है कि यह सभ्यता कब से जानी जाती है, ये इसकी खोज कब से हुई। तो ये सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की है। और कहां पर? दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। मतलब जो आपका एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है? ये पश्चिमी भाग में है। वो भी कौन से एशिया की? दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। और वर्तमान में ये कहां पर है इंडिया में? वर्तमान में ये पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। क्योंकि अभी तो ये कहां पर आती है? जब से बंटवारा हो गया है तो मैप का डिवीजन हो गया है ना, तो अभी इसकी कहां पर सिचुएटेड है? ये एट प्रेजेंट पाकिस्तान में। और जो भारत का कौन सा हिस्सा आता है, कौन सी साइड डायरेक्शन आती है? तो ये पश्चिमी भारत की साइड पर आती है। आपसे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके डायरेक्शंस को लेकर के कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। एशिया में पूछा जाए तो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। और वर्तमान स्थिति पूछी जाए अगर इसकी, तो आप बताएंगे कि वर्तमान में तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में ये पश्चिमी भारत में है। ठीक है। इसके बाद आता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है और कितनी उन्नत है बाकी की सभ्यताओं से। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत और चीन की, ये चारों सबसे बड़ी सभ्यताएं हैं प्राचीन काल की। लेकिन उनमें से ये कौन सी सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी अधिक उन्नत है? अभी तक की जितनी सिविलाइजेशंस मिली है, मिस्र की नील नदी घाटी में, मेसोपोटामिया मिला है, भारत में मिली है, चीन की मिली है, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं उसमें सबसे ज्यादा अधिक उन्नत कौन सी है? ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट। अभी हमने इसकी अवस्थिति देखी है, अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और कब कब खोजे गए हैं और किसने इनकी खोज की, और यहाँ पे प्रेजेंट में ये कहाँ पर है और सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे पहले क्या खोजा गया है? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अभी प्रेजेंट में ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के प्रांत, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है हड़प्पा? पाकिस्तान के पंजाब में, पंजाब के प्रांत में मोंटगोमरी जिला है, वहां पे कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण क्या मिला है, महत्वपूर्ण खोज क्या मिली है? तो सबसे पहले हमें इस यहाँ पे किस चीज के अवशेष देखने को मिलते हैं? सबसे पहले जो अवशेष देखने को मिले हैं वो है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं, अन्नगार मिले हैं और बैलगाड़ी मिली है। तांबे की बैलगाड़ी मिली है। और अन्नगार कैसे मिले हैं? 6-6 पंक्तियों में डिवाइड है, जो कि 12 है।
ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो बेसिकली क्या है? उसको क्या सिंध लैंग्वेज में, सिंध भाषा में इसको मतलब होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने की 1922 में। सबसे पहले कौन सा खोजा गया? 1921 में हड़प्पा। इसी वजह से इसको कौन सी सभ्यता बोली जाती है? हड़प्पा सभ्यता बोली जाती है। उसके बाद दूसरा जो शहर खोजा गया वो कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है, लेकिन ये भी पंजाब के कौन से प्रांत में है? लरकाना जिले में है। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है और मोहनजोदाड़ो पंजाब के लरकाना जिले में है, लेकिन दोनों अलग अलग नदियों, अलग अलग जिलों में स्थित है। जैसे कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे मैचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ऑड वन आउट में, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा के बारे में कौन कौन से कथन सही है या कौन सा गलत है। तो आपको अवस्थिति भी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खोज किस बारे में हुई थी? तो सबसे जो महत्वपूर्ण खोज हुई थी मोहनजोदाड़ो में, उसमें क्या मिला था? विशाल स्नानागार मिले थे, अन्नागार मिला था, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पशुपति देव की मोहर मिली थी। मोहर पर किसकी आकृति बनी हुई थी? पशुपति महादेव की। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर सबसे पहले आएगा, तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? मोहर पर पशुदेव जो है, पशुपति महादेव, उनकी क्या मिली है? आकृति मिली है। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला है? दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है, जिसे सामान्यतः क्या पुरोहित या राजा या शासक ऐसा माना जाता है। और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद आता है सूतकांगी डोर। सूतकांगी डोर की खोज स्टीन ने की थी 1929 में। ये कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य के बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। अब आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैचिंग में या फिर कैसे भी, तो आपको पता होना चाहिए कि सूतकांगे डोर की खोज किसने की थी? स्टीन ने की थी। कब की थी? 1929 में। ये भी कहाँ मौजूद है? ये भी कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी राज्य में, दाशक नदी के किनारे, बलूचिस्तान में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं हमें? हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य जो है व्यापार का केंद्र बिंदु था। व्यापार का केंद्र बिंदु कौन था? सूतकांगे डोर। किनके किनके बीच में? हड़प्पा और बेबीलोन का। फिर आता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। इसके बाद आता है जो ये कहां पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पे। यहां से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? यहां से हमें मन के बनाने की दुकानें मिली है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी पैरों के निशान मिले हैं। उसके बाद आता है आमरी। आमरी की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1935 में। ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आमरी भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हिरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आमरी से मिले हैं। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और याद रखिए कि अब इनकी नदियां कैसे याद करेंगे आप? जैसे मैंने बताया हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए हरा। हरा से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ह से हड़प्पा, र से रावी। फिर आता है मोहनजोदाड़ो और सिंधु नदी, तो इसको आप मौसी से कर सकते हैं कि मौ से मोहनजोदाड़ो और सी से सिंधु। सूतकांगे डोर दाशक नदी के किनारे। चनहूदड़ो को चासी से कर सकते हैं, चनहूदड़ो, और सी से सिंधु, आमरी सिंधु। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके महत्वपूर्ण स्थल आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। कालीबंगा कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा को कैसे याद रखेंगे? काघ से, का से कालीबंगा और घ से घग्गर नदी। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिले हैं? अग्निवेदिकाएं मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है और लकड़ी का
हल मिला है, क्योंकि कालीबंगा जो है यहाँ पे इसका फर्श कैसा होता था, लकड़ी का होता था। यहाँ पे लकड़ी की नालियां मिली है बनी हुई अलंकृत। ठीक है, तो लोथल, लोथल की खोज SR राव ने की है 1953 में। ये कहां पर है, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कहां पर, गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। कौन स्थित है, लोथल। यहां से क्या क्या मिला है, ये एकमात्र बंदरगाह है, ये मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। गोदीबाड़ा मिला है, चावल की भूसी मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है, और शतरंज का खेल। शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं दो जगह से मिली हैं, कालीबंगा और लोथल से, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है सुरकोतला। सुरकोतला की खोज जेपी जोशी द्वारा की गई थी 1964 में। ये भी कहां पर है, ये भी गुजरात में अवस्थित है। और यहाँ से क्या मिला है, घोड़े की हड्डियां और मनके मिले हैं। फिर आती है बनावली। बनावली की खोज RS विष्ट ने 1974 में की थी। ये कहां पर अवस्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से मनके, जौ और हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मतलब हड़प्पा से पहले की संस्कृति के साक्ष्य और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, बनावली में मिले हैं। इसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने की थी, RS विष्ट ने की थी। कब, 1985 में। बनावली और धोलावीरा ये दो जगह है महत्वपूर्ण, जिसकी खोज RS विष्ट ने की 1974 में बनावली की, और धोलावीरा की इसके 10 साल बाद, 11 साल बाद आप मान लीजिए 1985 में। इस तरीके से आप याद रखिएगा। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है और धोलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। धोलावीरा से किसके साक्ष्य मिलते हैं, धोलावीरा से जल निकासी प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं, जल कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा एकमात्र स्थल है जहां से हमें 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ जो रहने का सिस्टम है मकान का, वो मिला है। ठीक है, और बाकी के हड़प्पा में 2 तरह के मकान पाए जाते थे, 2 तरह के लोग पाए जाते थे, शहर पाए जाते थे, उच्च दुर्ग और निचला दुर्ग। यहाँ से हमें 3 तरह के दुर्ग को मिला है। फिर आती है अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो योजना आती है, वो आती है नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय और विन्यास, जिसके लिए बहुत ही क्या है, फेमस है। तो सबसे पहले जानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है ये किसके लिए जानी जाती थी, अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ये इनकी टाउन प्लानिंग है। ये देखिए, ये जो आ रहा है, ये वाला एरिया, ये आ रहा है, ये क्या है, ये रावी नदी है। ठीक है, और ये कैसे है, ये चारों तरफ से कैसा किया गया है, दुर्गीकृत किया गया है, और बीच में ये सारी जो है सड़कें बनी है, घर मकान बने हुए हैं। आपको आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऐसे क्रॉस करके आ रहा है प्लस में निशान में, ये क्या है, ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। और इन्होंने इसको पूरी तरह से कैसे कर रखा है, दुर्गीकृत, किलेबंद कर रखा है। ठीक है, तो उस जमाने में, मतलब इतने साल पुराने में, ये लोग इस तरीके से रहते थे। यहाँ पे कितने 2 फ्लोर के घर भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो अब जानते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता में ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस सभ्यता में कैसी ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत कैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। ये देखो, जैसे ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, सड़कें हैं। और ये क्या बनाया गया है, ये चौराहे बनाए गए हैं। और आप देख सकते होंगे ये क्या है, ये सिंधु नदी है, रावी नदी। और ये सारा का सारा क्या कर रखा है, इन्होंने किले बंद कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी टाउन प्लानिंग थी। फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता क्या आती है, अन्न भंडार का निर्माण। कहां पर है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता है, जो कि ये लोग यहाँ पे करते थे। इनके अन्न के जो भंडार थे वो ये हैं, ये रावी नदी से इस तरफ करते थे, ताकि अनाज जो है वो सी लेना या बाढ़ से प्रभावित ना हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, जली हुई ईंटों का प्रयोग। मतलब जली हुई का मतलब है पकाई हुई। ठीक है, अग्नि में पकाई हुई पक्की पकी ईंटों का प्रयोग करके हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिन्होंने इसका क्या निर्माण किया है, पकी ईंटों से। ठीक है, क्योंकि जो इसकी समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, उसके जो मकान है वो शुष्क शुष्क मतलब कि कच्ची ईंटों के बने हुए थे, और
हड़प्पा सभ्यता की सबसे अलग विशेषता क्या है, जो इसको सबसे अलग करती है बाकी सभ्यताओं से, वो यही है कि ये लोग पकी हुई मिट्टी का जो है, ईंटों का क्या करते थे, प्रयोग करके अपने घरों का निर्माण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आप ये देख सकते हैं इसमें, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये फोर्टिफाइड क्या है, ये जो सबसे ऊंचा है ये इनका दुर्ग है, और ये जो है ये निचला, ये क्या आता है, निचला वर्ग जो है, नीचे लोग वो है, इसमें सामान्यता निवास करते थे। ऊपरी उसको क्या बोला जाता था, दुर्ग, और इसको क्या बोला जाता था, निचला शहर। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए कि जो मोहनजोदाड़ो है और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। ठीक है, जो नगरों से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, ठीक है, उसमें कौन रहते थे, उच्च वर्ग रहते थे। जो चीज ऊंचा है समझ लो वहां पे ऊंचे लोग रहते हैं, जो चीज नीची है उसमें क्या करते थे ये लोग, निचले लोग, जो आम लोग होते थे वो निवास करते थे। ठीक है, दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण इसकी जल निकासी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। हर घर के अंदर जो होते थे वो छोटे और बड़े, उनके स्वयं के पर्सनल क्या होते थे, स्नानागार होते थे उनके आंगन में। ठीक है, कालीबंगा के क्या बहुत से घरों में क्या मिले हैं, कुएं नहीं मिले हैं, क्योंकि वहां पे कुएं कैसे मिलेंगे, वहां पे तो लकड़ी का फर्श होता था, लकड़ी किसे बनाया जाता था, तो वहां पे रेगिस्तान है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, तो वहां पे तो कुएं और पानी का वैसे ही आपको पता है कितना शॉर्टेज होता था, तो अभी भी वही चीज है। तो कुछ स्थान जैसे कि लोथल और धोलावीरा में क्या है, संपूर्ण विन्यास मजबूत, मतलब विन्यास मतलब उसका जो फोर्टिफाइड है, पूरा चारों तरफ से किलेबंद होता था। नगर क्या था, दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थी, मजबूत नगर दीवारों द्वारा विभाजित थी। ठीक है, मतलब पूरा उसको चारों तरफ से घेर के अलग अलग बना दिया जाता था कि ये उच्च वर्ग का है, ये निचले वर्ग का है, और ऐसे करके ये लोग विभाजित थे। जैसे कि आप ये स्नानागार में देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्टेयर्स है, ये इनका पूरा स्नानागार है, जो कि ये क्या सीढ़ियां होती थी इनमें स्नानागार में, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ बनाई जाती थी। और स्नानागार का प्रयोग ये लोग किस लिए करते थे, धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ठीक है, आप लोग देख सकते होंगे कि कितना बड़ा यहाँ पे इन लोगों का पूरा स्नानागार बना हुआ है, जो कि अपना खुद का पर्सनल होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो उनकी विशेषता है वो क्या आती है, ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, पिक्चर में मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं। तो जो मिट्टी के बर्तन की विधि है वो पूर्णतः प्रचलन में थी, क्योंकि जैसे ही नवपाषाण ताम्रपाषाण जो काल खत्म हुआ था, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता आ गई थी। तो नवपाषाण में वैसे ही चिकने चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जो थे अपने उत्कृष्ट थे, उन्होंने सीख ली थी। तो हड़प्पा सभ्यता तक आते आते ये लोग क्या करते थे, विशेष बर्तन बनाते थे, चमकदार बर्तन बनाते थे, अच्छे अच्छे डिजाइन किए हुए, आप लोग पिक्चर्स में देख सकते होंगे। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि से ये लोग पूर्णतः परिचित थे और प्रचलन में भी थी। इसके बाद आती है जो हड़प्पा वासियों की स्वयं क्या थे, उनके विशेष अपने बर्तन होते थे। जैसे कि ताम्रपाषाण काल में कौन सी संस्कृति के, मालवा संस्कृति के बर्तन अपने उत्कृष्ट थी, इसी वजह से वो अपने मृत भांडों की वजह से वो सबसे अलग पाई जाती है। उसी तरह से हड़प्पा वासियों के भी क्या थे, मिट्टी के बर्तन स्वयं के अलग होते थे, अलग प्रकार के होते थे। ये लोग कैसे बर्तन बनाते थे, ये लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इनमें क्या थे, ये लोग आभूषण के प्रेमी थे। तो उस समय पे सोनार वगैरह सारे लोग होते थे, जौहरी वर्ग जिसको बोला जाता था, जो लोग कौन से सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। जैसे कि ये लोग लाजवर्द है, सोना है, सोना कहाँ से मंगवाते थे, कोलार से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से मंगवाते थे। चांदी कहाँ से मंगवाते थे, खेजड़ी से मंगवाते थे। तांबा भी मंगवाते थे। तो ये सारी चीजें कहाँ से, जब पत्थरों का आभूषणों का जो है इन लोगों को बहुत शौक था, तो ये लोग क्या करते थे, आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में कितने सारे आभूषण बने हुए हैं, मन के बने हुए हैं, सीपियां बनी हुई हैं, तो ये सब चीजों का प्रयोग करते थे। तो ये वहां पे एक शिल्प वर्ग भी मौजूद था। ये लोग सारी धातुओं से परिचित थे, सिर्फ और सिर्फ किससे परिचित नहीं थे ये लोग, इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में आता है, जब आर्य आए थे इंडिया में। भारत में जब आर्यों का आगमन होता है तब से माना जाता है लोहे का प्रचलन। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये लोग, जब अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, सोने चांदी बना रहे हैं, व्यापार विनिमय हो रहा है हर चीज का, तो
कोई मापतौल की इकाई भी तो होगी ना। तो क्या है, आप देख सकते होंगे ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं, क्या है बॉक्सेस में, ये माप है, बाट है। तो कैसी अनगिनत संख्या में मिले मोहरों, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है कि ये लोग व्यापार के महत्व के बारे में भी जानते थे। मतलब इनकी जो जीवन में क्या व्यापार का भी महत्व था। तो कैसे था ये बाट, 16 के गुणज में था, ठीक है। और इनमें कोई वो सिक्के तो चलते नहीं थे, इनमें कैसा सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था। वस्तु विनिमय आधार पर ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे और लेन देन करते थे, ठीक है। मतलब एक हमने आपसे ये चीज ले ली, उसके बदले में आप ये ले लीजिए। तो चीजों का क्या करते थे ये लोग, अदला बदली करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, ठीक है। उसके बाद आती है इनकी लिपि, उसके बाद आती है इनकी लिपि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जिन्हें क्या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इसकी लिपि की खोज अभी भी चल रही है। इनकी लिपि, इनको हमें ये तो पता है कि ये लोग पढ़ने लिखने में सक्षम थे, सब चीजों में सक्षम थे, लेकिन इनकी लिपि आज तक पढ़ी लिखी नहीं जा सकी है। फिर आता है, एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति को भी समझना काफी कठिन है, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, हम लोग इनकी लिपि नहीं पढ़ सकते, तो उसके माध्यम से हम ये नहीं जान सकते हैं कि वहां पे कोई शासन व्यवस्था थी या नहीं थी, या इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में अभी भी अज्ञात है। फिर आती है मोहरें। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर किसके सांड के चित्र मिले हैं, तथा पुरातात्विक खुदाइयों से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये मोहर है जिसपे क्या बैल बना हुआ है, ठीक है, ठप्पा मारकर ये सारी चीजें बनाई गई हैं। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। ये लोग क्या करते थे, कांसा बनाते थे। कांसा कैसा बनता था, तांबे में टीन मिलाकर, ठीक है। तो इन लोगों को क्या बोला जाता है, हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को हड़प्पाई सभ्यता तो बोला ही जाता था, सिंधु घाटी तो सभ्यता बोला ही जाता था, लेकिन एक नई धातु का निर्माण करने के कारण इनको कौन सी सभ्यता भी बोली जाती है, कांस्य सभ्यता भी बोली जाती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो लगभग 1800 ईसा पूर्व में हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी क्या है, विवादित है और अज्ञात है, ठीक है। क्योंकि एक सिद्धांत, एक मत नहीं है, सब सब जो भी इतिहासकार है, जो भी खोज हुई है, उसके आधार पर सबका अपना अपना अलग अलग मत है। तो अभी क्या है, ये विवादित है। एक सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उसे हरा दिया था, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया था। लेकिन हमें ये पता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कबीली पर आधारित थे, ठीक है। ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे। यहाँ से कोई भी तलवार या इस तरह के अस्त्र शस्त्र हमें नहीं मिले हैं, तो हम ये एक अंदाजे से बता सकते हैं कि हाँ, आर्य आ गए थे, इसलिए इनका युद्ध हुआ होगा और पतन हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि भूगर्भीय या जलवायु संबंधी हो सकता है, बाढ़ आ गई हो या भूकंप आ गया हो, ठीक है। तो ये भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि नदी सूख गई हो। यह भी कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक विक्षोभ हो, यानी कि भूकंप की उत्पत्ति हुई हो, जिसके कारण से अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई है और सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई। एक अन्य कारण भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो या नदी सूख गई हो। बहुत सारे ऐसे कारण बताए जाते हैं जिनसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। थैंक यू।